धन्यवाद। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के महाराष्ट्र के संयोजक आरपी सिंह जी से विनती है कि आज के हमारे प्रमुख वक्ता वरिष्ठ पत्रकार खासदार श्री बलबीर पुंज जी का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम की संकल्पना जिनकी है, ऐसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी महाराष्ट्र के संयोजक आरपी सिंह, इनका स्वागत पीयूष मड़के करेंगे, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। आरपी सिंह सर से प्रार्थना है कि यह जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के व्याख्यान माला की और परिसंवाद की जो पूरी श्रृंखला भारत भर में चल रही है, और आज की उसी श्रृंखला के एक पुष्प की एक विस्तृत जानकारी हमें दे। गुड इवनिंग। 5:47 हो रहा है, 5:50 में ख़त्म करूँगा, एग्जैक्टली 3 मिनट। आप सबको नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के यहाँ पे, और ख़ास करके मैं हम सबको आभारी होना पड़ेगा बलबीर जी पुंज का, जिन्होंने समय निकाल के नागपुर के लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए अपना समय निकाला और यहाँ पे आए, और हमारे यहाँ के जो लोकल नागपुर के बाकी सब माननीय प्रतिनिधियों का स्वागत है, और आए हुए सारे आप समय निकाल के आए और धन्यवाद आपका। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वी हैव राइट नाउ इज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स और इंजीनियर्स हैं, ये अपने आप को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं और राजनीति के प्रति एक गिरी हुई नज़र से देखते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि वो 30% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, अर्बन एजुकेटेड हैं, यहाँ पे जितने बैठे हुए लोग हैं वो 30% को रिप्रेजेंट करते हैं। दुर्भाग्य से ये जो 30% लोग हैं, चूंकि वोट नहीं देते, इसलिए जो 70% लोग हैं उनका वजन बढ़ जाता है। और हमारा इस प्लेटफॉर्म से एक ही रहना है कि हम चाहते हैं कि अर्बन एजुकेटेड प्रोफेशनल जितने भी हैं, ये अगर हम सब मिलके अकेले अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से 100 लोगों से वोट करवाएं, तो जब हम एयरपोर्ट पे कोई लीडर मिल गया तो उससे बातें करने लगते हैं और परेशान हुए या सिनिकल और इनडिफरेंट दिखते हैं, उसमें हम बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैसेज इज ट्राई एंड रीच आउट पीपल एंड गेट 100 पीपल टू वोट। सेकेंड इज let's discuss with people and say that discussing politics is not a bad thing. We must discuss politics. Our lives are linked with the politics. To stay away from politics is not doing anything good, it's just harming the country. So engage on the political discussion. Third is, politics we don't see from the prism of cynicism and negativism. Politics is the social economic instrument for making change in the country. All right? I'll take one more minute, maybe. So basically, the reason why we support Friends of BJP is primarily development and governance as a single agenda. And we have a fantastic story to talk about. 6 years of NDA regime where we had almost 26,814 kilometers of road which was built, which was 50% of the road which was built by the previous government in the last 30 years. Okay, बाद में हमारा जो GDP था, जो करीबन 4% था जब वाजपेयी जी सरकार में आए, जिसको 8.4 तक लेके गए थे, फिर वो 8.4 से गिर के फिर आ गया 5 के नीचे। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन जो था, पहले 8-9% हुआ करता था जब एनडीए ने सरकार बनाई, और उसके बाद में इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन मतलब सिंपल टर्म्स में महंगाई को इतना घटा दिया था और मोर और लेस स्टेबल था।
मुझे खुद याद है कि जिस जगह मैं चाय पीता था 6 रुपए की, आज वो चाय 20 रुपए की हो गई है। वेरी सिंपल वे टू मेजर। सो जो इन्फ्लेशन 9 था उसको 3 पे लेके गए थे, अब फिर से वापस आके वो 9.5 हो गया है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमें कंसर्न करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इस समय जॉब अपॉर्चुनिटी की, जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी श्रिंक हो गई है। और ये जो हमारा सेक्शन है इसको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मायने रखती है। और जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वहाँ पे जॉब नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसी सरकार को लेके आए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। ये अनदर रीजन वाई वी सपोर्ट बीजेपी एज अ फैक्टर। एक दो मैसेजिंग है आप लोगों के साथ में। चूंकि इलेक्शन आ रहा है, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि आप सबके सब जाके वोट करें। और अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 7820078200 इस नंबर पे अपना वोटर आईडी आप लोग SMS करिए। उससे क्या होता है कि आपकी पूरी प्रोफाइल कैप्चर हो जाती है और आपको इलेक्शन के पहले हेल्प मिलेगा कि भाई इस एरिया में ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आपका बूथ नंबर है, जाके वोट दीजिए। एक निवेदन। दूसरी बात, हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो महा वोटर लिस्ट करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करिए, या एक साइट है mahabjp.org पर जाइए और आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने नेबर्स को दिखा सकते हैं कि भाई आप वोटर हो, और इससे आप लोगों से जुड़ सकते हो। तो ये जरूर आप करिए। कुछ और पॉइंट जो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि एनडीए सरकार में पावर सेक्टर में रिफॉर्म आया था। बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि पहले खाली गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करती थी। टेलीकॉम रिफॉर्म आया, जो 16 रुपये आउटगोइंग या इनकमिंग कॉल था, आउटगोइंग होता था, वो घट के पैसों में आ गया। और उसके बाद में ये फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया। ये सारे बड़े अचीवमेंट्स हैं और ये हम सबको कंसर्न करते हैं। ये एक और कहावत हो जाती है कि किसी को आप मछली देने के बदले में उसको मछली मारना सिखाएं। तो rather than giving doles and freebies to people, if we build skill, and that's what Balbir ji will talk about, it is important to build the capability of the people rather than giving them, something dole out. This is what we are against. So these are some of the points that I have it with. Once again, I want to request each of you that please, just one liner if you all achieve, get 100 people to vote, look at your phone book, call your friends, family, and track. Please track that they go and vote. If you have achieved 100 people to vote, you have made the greatest contribution to this country. I mean, you have the right to ask all the questions. With that, I would try to conclude and request all of you who want to connect with the Friends of BJP, we have a page called Friends of BJP Maharashtra, do write to us, and we want to form a team here in Nagpur, which I found a fantastic, very educated, very welcoming people, and looking forward to connect with you. Thanks so much. अभी हाल ही में पधारे हुए विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष देवेंद्र भाई पारेख का स्वागत कश्यप दुधात्रा करेंगे, ऐसे उनसे प्रार्थना करता हूं। यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स चल रही है, फिर भी आज का विषय इतना अच्छा है, वक्ता इतने अच्छे हैं, इसलिए युवागण भी आज काफी आया है। और विषय आज का ऐसा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड इंडिया। और जब विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो हमारा युवा वर्ग है उनको हम भूल नहीं सकते। ऐसे ही हमारे युवा साथी संचालक पूर्ति शुगर एंड पावर सारंग जी गडकरी हमारे बीच में है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। उपस्थित सर्व आदरणीय मंचावर बंधू आणि युवा मित्रांनो, आजचा विषय आपल्याला माहिती आहे की बा कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलप्ड इंडिया अ कंट्री। या विषयावरतीच मित्रांनो थोडेसे आपले म्हणजे मी 2 मिनिटं घेईल आणि सांगेल, कारण की आपल्याला सर्वांना बलबीरजींना ऐकायचं आहे। जर आपल्याला आपला देश
हा कम्प्लीट डेव्हलप्ड हवा असेल तर मी सगळ्यात पहिले म्हणेल आपण डेव्हलप्ड असणं आवश्यक आहे. डेव्हलप्ड असणं म्हणजे काय? आपल्याला पूर्ण गोष्टी माहिती आहेत का? डेव्हलप होण्यासाठी आपण कुठेतरी दूर आहोत का सिस्टीमपासून? चाणक्य होऊन गेले विष्णुगुप्त, त्यांनी एक गोष्ट त्यावेळेला सांगितली, त्यांनी पण परिवर्तन घडवलं होतं, त्यावेळेचं परिवर्तन झालं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं कि देश को बर्बाद करने में उन पढ़े लिखे नागरिकों का हाथ होता है जो कहते हैं मुझे राजनीति से नफरत है. और नंतरच ते म्हणतात कि देश का भविष्य अगर आपको अच्छा चाहिए है तो राजनीति में ध्यान देना या उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन लेना इम्पॉर्टंट है या जरूरी है. कारण की आपण ज्या सिस्टीमबद्दल बोलतो, आपण ज्या गोष्टींबद्दल बोलतो ती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुठेतरी डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा आपल्या दिनचर्यातल्या ज्या गोष्टी म्हणा त्याच्यासोबत ही रिलेटेड आहे. आणि याच्याबद्दलच सांगताना मी एक तुम्हाला 3 गोष्टी सांगेल की आपला राज्यकर्ता जे मला वाटतं त्याच्यात तो कसा असावा, तेव्हा तो विजनरी असावा, त्याची पॉलिटिकल विल ही स्ट्रॉंग असावी आणि त्याच्यामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चांगली पॉवर असायला हवी. या 3 गोष्टी जर त्याच्यामध्ये असेल तर आरामात डेव्हलपमेंट हे होऊ शकतं. कारण की जर माणसाकडे विजनच नसेल, आपल्या राज्यकर्त्याकडे विजनच नसेल तर तो काय करणार पुढे? आपल्याकडलं नागपुरातलं एक छोटं उदाहरण आहे, म्हणजे हे युवा वर्ग इथे बऱ्यापैकी बसला आहे, त्यांनी समजून घ्यावं असं माझं हे आहे. रामझुला हा प्रकल्प माहिती असेल प्रत्येकाला. मी स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि 3 वर्षाआधी या प्रकल्पामध्ये मला 3 महिने ॲज अ ट्रेनी म्हणून काम करण्याची संधी पण मिळाली. हा प्रकल्प ज्या वेळेला सँक्शन झाला मित्रांनो, हा 48 करोडचा प्रकल्प होता. आज जवळपास 15 वर्ष पूर्ण होतात आहेत आणि या प्रकल्पाची किंमत 225 करोडच्या जवळपास गेलेली आहे. तेच तुम्ही जर पाहिलं गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये 60% काम हे पूर्ण झालेलं आहे. अशा काम करणारी कंपनी तीच होती, सर्व बाकी वरचे अधिकारी तेच होते, काही कुठे चेंजेस झाले नाही. मग हे का बरं 6 महिन्यामध्ये 60% काम होऊ शकलं? का बरं आपले 150 करोड हे 15 वर्षात वाया गेले? याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं मी आपल्याला म्हटलं की पॉलिटिकल विल. इफ देर इज अ वे, if there is a will there is a way, but if there is a no will there is only survey, seminar, discussion, committees and subcommittees, and the things are going on like this only. का बरं नाही झालं पूर्ण? पण या 150 करोडमध्ये आपण येऊ 150 करोडवरती जे मी तुम्हाला म्हटलं की आपल्याला जर डेव्हलप्ड इंडिया हवी असेल तर आपल्याला डेव्हलप होणं आवश्यक आहे. या 150 करोडचं काय झालं? किती प्रमाणात लोकांनी याच्यावरती विचार केला की खरंच काही 150 करोडचं काय झालं? आपण म्हणतो महागाई वाढली, आपण म्हणतो आपला रुपया घसरतो आहे. हा एवढा एक लहानसा प्रोजेक्ट आणि त्या प्रोजेक्टमध्ये आपले 150 करोड वाया गेले, आपली इकॉनॉमी ही बिघडली. हा तर अगदी म्हणजे नागपूरचं लहानसं उदाहरण आहे. तर मित्रांनो मला असं वाटतं या 3 गोष्टींवरती आणि आपण डेव्हलपमेंटसाठी म्हणतोय तर त्यावेळेला आपण आपला राज्यकर्ता हा योग्य निवडणं हे आवश्यक आहे. कारण की जे मी आपल्याला उदाहरण दिलं याच्याच अपोजिटमध्ये आपण जर पाहिलं तर 4 वर्षामध्ये म्हणजे ज्या वेळेला महाराष्ट्रात परिवर्तन झालं सत्तेचं तर 4 वर्षामध्ये अनेक कामं झाले. त्यावेळेला सरकारकडे पैसा नव्हता, पण पैसा हा MSRDC लिमिटेड कंपनीमध्ये उभा केला गेला, त्यातनं हजारो करोडचे कामं झालेत, ते पूर्ण वेळेत कंप्लीट झालेत. का बरं झालं? ॲडमिनिस्ट्रेशन जे मी म्हटलं आपल्याला की अगदी सिम्पलचं नॉर्म आपण लावला की जर 180 दिवसांचं त्याचं इस्टिमेटेड टाईम पिरियड आहे आणि 181 दिवस त्या कॉन्ट्रॅक्टरला लागून राहिले तर त्याला 1 लाख रुपये ही पेनॉल्टी आणि 179 दिवसामध्ये जर तो बनवतोय तर 1 लाख रुपये बोनस. एवढे सिम्पल जर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आपण एक सिस्टीम बनवून जर लावलं आणि त्याच्यामध्ये सगळे चेक्स ठेवले तर लवकरात लवकर कामं होऊ शकतात, जे आपण पाहिले आहोत ऑलरेडी जे झाले आहेत. मला एवढंच सांगायचं आहे की या लहान लहान गोष्टींवरती आपण विचार करणं, आपण सक्षम होणं हे आवश्यक आहे. कोणत्या चळवळीनंतरच परिवर्तन होत असतं, पण ती चळवळ कोणती आहे, काय विचारायची आहे किंवा कशासाठी चालू आहे हे पाहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे परिवर्तन आपण आपलं स्वतःचं घडवलं तर नक्कीच देशाचं चांगलं परिवर्तन आपल्यात घडवण्याची ताकद आहे. येणाऱ्या म्हणजे APJ अब्दुल कलाम जे आपले होऊन गेले त्यांनी म्हटलं की 2020मध्ये युवा सत्ता देश आपला बनणार आहे. म्हणजे काय, तेव्हा 45% वोटर्स हे 35 वर्ष आयुच्या खालचे असणार आहेत. तर ही गोष्ट आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. आपली ग्रोथ ही नक्की नंतर चांगली होऊ शकेल जर अशी स्थिती राहिली तर, कारण की सगळ्यात जास्त युवा वर्ग हा राहील आपल्या देशामध्ये. त्यामुळे या सगळ्या लहान लहान गोष्टी आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. आणि 3 गोष्टी ज्या मी सांगितल्या असे जर आपले राज्यकर्ते आले तर नक्कीच आपण डेव्हलप्ड इंडिया हे पाहू शकू.
धन्यवाद. आपण माझं ऐकलं 2 मिनिटं. धन्यवाद. बलबीरजींना आपल्याला सर्वांना ऐकायचं आहे. आज हम सब माननीय बलबीर पुंज जी को यहाँ सुनने आए हैं. उसके पहले भारतीय जनता पार्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल के सीए आशीष जी मुकम, श्याम मोदी जी, सुमित जी अग्रवाल बलबीर जी पुंज का स्वागत करेंगे, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ. श्री बलबीर जी पुंज, आप मूलतः पंजाब से हैं. वरिष्ठ पत्रकार, प्रसिद्ध स्तंभ लेखक, राज्यसभा के विद्यमान सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष. भारतीय अर्थशास्त्र के आप विशेषज्ञ हैं. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वार्तालाप शुरू करें. मित्रों, इस हाल की लाउड स्पीकर की एक विशेष व्यवस्था है. जो मंच पे बैठे हैं उनको ठीक से समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा वो क्या बोल रहा है. तो मेरे से पूर्व जो वक्ता रहे, मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, पर आप लोगों के चेहरे के भाव देख के लगता था कि आपको समझ में आ रहा है. तो दिए तले अंधेरा. हम यहां बैठे हैं, साथ में वक्ता बोल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को आ रहा है. मेरे से पूर्व वक्ता सारंग गडकरी जी, देवेंद्र पारेख जी और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और जो सब प्रबंध देखते हैं, ऐसे मुंबई से आए हुए मेरे मित्र श्री आरपी सिंह जी, श्री नागो गनार जी, रमेश गिरणे जी और इस सभागार में नागपुर के प्रबुद्ध नागरिक जन और कई मैं युवा साथियों को देख रहा हूं और मेरे युवा साथी मित्रों, चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में राजनेता चाहे ना चाहें, उनके मुंह से चुनाव की भाषा ही निकलती है. और इसलिए जब आयोजकों ने बताया कि आज का विषय तो द कंसेप्ट ऑफ डेवलप्ड इंडिया है, तो मैं सोचने लगा कि कितने श्रोताओं को इस तरह के विषय में आज के दिनों में रुचि होगी. पर आप लोगों की अच्छी संख्या देख के लगा कि चुनाव के मौसम में भी इस गंभीर विषय में लोगों की रुचि है. साधारणतः माना जाता है कि पॉलिटिशियंस आर incapable of thinking beyond the next election. राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता है कि वो अगले चुनाव से आगे का कभी सोच नहीं सकते. और अब तो स्थिति ये हो गई कि राजनेता अपनी सीट के आगे नहीं सोच सकते. पूरे चुनाव की बात छोड़िए, और उसमें ये विषय द कंसेप्ट ऑफ डेवलप्ड इंडिया. डेवलप इंडिया कैसे होगा, इस विषय से पहले इंडिया आज क्या है, भारत की स्थिति आज क्या है, इसके कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं.
मित्रों, पहली बात तो ये माने कि हमारे देश में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इस तरह की इंडस्ट्री जो है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 8 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। 8 करोड़ लोगों को। 8 करोड़ लोगों का अर्थ होता है कि लगभग देश में 40 करोड़, एक परिवार में 5 लोग माने तो 40 करोड़ लोग जो हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के ऊपर निर्भर है। और 40 करोड़ का मतलब होता है 120 करोड़ के देश में हर तीसरा आदमी आज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के ऊपर निर्भर है। देश में जितना औद्योगिक उत्पादन होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट होती है, उसका 45% is contributed by micro, small and medium units। और कोई भारत ऐसा अकेला देश नहीं है। और ये मानना कि अगर देश में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यूनिट है तो देश तरक्की नहीं कर सकता, वो भी गलत है। जर्मनी एक दूसरा देश है जिसका जो इंडस्ट्रियल बेस है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, उसकी रीढ़ की हड्डी कोई है तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है। उचित अवसर मिले तो ये जो सेक्टर है ये देश का उत्पादन भी बढ़ा सकता है, निर्यात भी बढ़ा सकता है और रोजगार भी दे सकता है। मित्रों, पिछले 12-15 साल से और विशेषकर पिछले 10 साल से इंडस्ट्री का शेयर जीडीपी के अंदर कम होता चला रहा है और इस समय लगभग 15% है। किसी जमाने में 40-50% हुआ करता था, कम होता गया और आज इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर केवल 15% है। और उसका क्या परिणाम हो रहा है? शर्म आती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आप घर पे तिरंगा झंडा बाजार से खरीद के लाते हैं, छोटा झंडा बच्चों के हाथ में देते हैं और बाद में पता लगता है वो तिरंगा झंडा मेड इन चाइना है। देश अपना तिरंगा झंडा नहीं बना सकता। आज दीपावली के दिन आप लक्ष्मी, गणपति की मूर्ति खरीद के लाते हैं, आप छोटा मंदिर खरीद के लाते हैं, आप आस्था के साथ लाते हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, आप अर्चना करना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है। और लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, नीचे लिखा है मेड इन चाइना। हम अपने प्रभु की रचना भी नहीं कर सकते। हालात इतनी खराब हो गई तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगी? और ये जो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, हम चीन के आगे अपना बाजार खोले चले जा रहे हैं। कपड़ा है तो चीनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, चाहे वो उसके अंदर ब्रांड नोकिया का हो, चाहे ब्रांड एरिक्सन का हो और चाहे सैमसंग का हो, आप देखेंगे उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें से कुर्सियां जो हैं वो शायद चीन से बन के आई हों। और हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद वो बीजिंग गए थे, शंघाई गए थे और वहां का हाव भाव देख के इतने चमत्कृत हो गए, कहने लगे मेरा तो मन करता है कि मैं शंघाई में बस जाऊं। मेरे को मिले बाद में, मैंने कहा सलमान साहब अगर ऐसा कर देते तो लाखों भारतीयों की जो भगवान के आगे प्रार्थना है वो पूरी हो जाती। आप जैसे लोग वहीं रहे तो अच्छा है। एक और थे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा, वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ गए और वहां पर
भाषण देना शुरू किया। जो सेक्रेटरी था सामने से वो परेशान हो गया, वो हाथ उठा रहा है बार बार, और एसएम कृष्णा देख ही नहीं रहे। वो भाग के आया, रोका, कहता सर जो भाषण आप पढ़ रहे हैं वो भारत का नहीं है, वो तो फाइल में रखा हुआ है। आपसे पूर्व वक्ता जो किसी अन्य देश का था जो भाषण यहां छोड़ गया, आप उसे पढ़े जा रहे हैं। वास्तविक घटना। तो जिस देश के मंत्री ऐसे हों, उस देश में आर्थिक स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी आजकल स्टॉक मार्केट रोज ऊपर चढ़ रही है, पिछले कई दिन से, और पिछले कई महीने से तो नीचे की नीचे जा रही थी। तो हमने एक जानकार से पूछा, हमने कहा ये स्टॉक मार्केट नीचे को जा रही है? उसने कहा इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, जिस दिन से चिदंबरम ने घोषणा की मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और जब से लोगों को लगना हुआ कि मोदी सरकार आने वाली है, इसकी वजह से भी ये जो है वो मजबूत हो रही है। मित्रों, अभी अपनी क्या स्थिति है? भारत का पर कैपिटा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एक अर्थशास्त्र का फार्मूला है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से कीमत निकालते हैं। तो 2012 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी जो आंकी गई 2012 में, वो थी $3,341 US, $3,341 परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी। मित्रों, हमने तो ये 2012 में हासिल किया, चाइना ने ये 2003 में कर लिया था, हमसे 9 साल पहले। फिलीपाइन जैसे छोटे देश ने भी 5 साल पहले 2007 में कर लिया था, और थाईलैंड जैसा छोटा मुल्क हमसे 24 साल पहले 1988 में उनकी ये परचेजिंग पावर पैरिटी के $3,341 जीडीपी हो गई थी। और श्रीलंका जैसे छोटे देश ने भी 2004 में कर लिया था। 2011 में हमारी औसत आयु थी 65 इयर्स। चाइना ने 1980 में यह हासिल कर ली थी, थाईलैंड ने भी 1980 में कर ली थी, फिलीपींस ने 1987 में, वियतनाम ने 1989 में, और श्रीलंका ने भी 1980 में। और इंडिया में 2011 में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 47 पर 1000, 47। वियतनाम में ये आंकड़ा 1980 में था, चाइना में 1981 में, और श्रीलंका में 1980 में 37 था। सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों की वजह से ही आपकी औसत आयु और इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर तय होती है। तो इससे समझ में आता है कि हम लोग इस समय विश्व में कहाँ खड़े हैं। और जिन देशों का मैंने उदाहरण दिया वो इंग्लैंड और अमेरिका नहीं है, हमारे पड़ोसी देश हैं बिल्कुल, श्रीलंका, फिलीपाइंस, चाइना। मित्रों, भारत हमेशा से इतना गरीब नहीं था। ये बात ठीक है कि राजीव गांधी जी ने पीछे CII में भाषण दिया और उन्होंने कहा, फॉर 3000 years India has suffered Hindu rate of growth. India has suffered Hindu rate of growth. Now we are enjoying European rate of growth. मैं इस विषय पे थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। ये क्यों कहा और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो उन्होंने कहा, भारत ने 3000 साल तक
बहुत गरीबी देखी है, और गरीबी इसलिए देखी है क्योंकि ये मूलतः देश हिंदू है, इसलिए जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। और अभी यूपीए के 10 सालों में हम लोगों ने यूरोपियन रेट ऑफ ग्रोथ देखा है। कितनी अज्ञानता है, अपने संस्कृति, अपना इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसके बारे में जानकारी ना होना और इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं कि यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इस शब्द का एक इतिहास है। 1947 में देश स्वाधीन हुआ, पंडित नेहरू के नेतृत्व में हमने समाजवादी ढांचे से देश की प्रगति करनी चाहिए। वी एक्सेप्टेड सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ए सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और 1970-71 तक आते आते मैं देख रहा हूं श्रोताओं में कई लोग हैं जो मेरी उम्र के हैं, उनको याद होगा इस सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी के चलते देश के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार, हर चीज की कमी और ब्लैक मार्केटिंग, परमिट कोटा हो गया। आप में से कई लोगों को याद होगा, नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, दूध के लिए लंबी लाइन लगती थी सवेरे। दिल्ली जैसे शहर में 2 बजे 3 बजे महिलाएं और बच्चे घर का काम छोड़ के दूध के डिपो के बाहर लाइन लगा के खड़े होते थे 1 लीटर दूध के लिए। लड़ाई झगड़े होते थे, हर दूसरे दिन अखबार में खबर छपती थी फलाने कॉलोनी के अंदर दूध की लाइन में झगड़ा हो गया और इस आदमी का सिर फट गया। वनस्पति घी के लिए लाइन लगती थी, राशन में मिलता था, आटे के लिए लाइन लगती थी, सीमेंट, स्टील और टेलीफोन कनेक्शन के लिए बच्चा पैदा होता था और उसके लिए लोग टेलीफोन बुक करा देते थे कि जब तक इसकी शादी होगी, कोई काम धंधा करेगा तो शायद इसको टेलीफोन कनेक्शन मिल जाए। यह स्थिति थी। आज की पीढ़ी को यह मालूम नहीं होगा। मुझे तो याद है सरिता करके एक मैगजीन आती है अभी भी, उन दिनों में उसमें कार्टून छपा था। एक महिला अपने पति को कह रही है कार्टून के अंदर, सुनते हो मुन्ने की राशन की लाइन से चिट्ठी आई है, सुनते हो मुन्ने की राशन की लाइन से चिट्ठी आई है। कह रहा है, उसने लिखा है जल्दी ही वो बहू और बेटे को लेकर राशन प्राप्त करता हुआ घर पहुंचेगा। ये व्यंग हो सकता है, अतिशोक्ति हो सकती है, परंतु वास्तविकता से दूर नहीं है। तो जब यह हालत हुई अर्थव्यवस्था की, तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने पूछा इन वामपंथी अर्थशास्त्रियों से, लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्टों से, सोशलिस्ट इकोनॉमिस्टों से, अरे आपका मॉडल के ऊपर अर्थव्यवस्था चल रही है और आम आदमी का इतना बुरा हाल है। तो इन वामपंथी अर्थशास्त्रियों ने कहा हमारे मॉडल में कोई कमी नहीं, हमारा मॉडल तो परफेक्ट है। गड़बड़ यहां की हिंदू संस्कृति में है। यहाँ का हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है, भगवान पे आस्था रखता है, और इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 1.5-2% से बढ़ता नहीं। और राजकृष्णा करके एक वामपंथी इकोनॉमिस्ट थे 1978 में, उन्होंने पहली बार कहा दिस लो रेट ऑफ ग्रोथ इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मित्रों, भारत सदैव ऐसे गरीब नहीं था। मैं चाहूंगा कि आप 2 अर्थशास्त्रियों का नाम नोट करें। एक एंगस मैडिसन, जो लोग नेट सेवी हैं वो नेट पे जाके खोल सकते हैं, ANGUS एंगस मैडिसन, MADDISON, इंग्लैंड के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, मच डेकोरेटेड इकोनॉमिस्ट। और दूसरे बेल्जियम के पाल बारूच, वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री।
दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पिछले 1,500-2,000 साल में कैसे उपजी, उसमें क्या क्या मोड़ आए, इसका पूरा खाका खींचा, पूरी जांच की, अनुसंधान किया और उनके अनुसंधान को पूरे विश्व ने प्रमाणिक माना। आप लोग भी नेट पे जाके उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक भारत और चीन विश्व की अर्थव्यवस्था के अग्रणी थे। इन लोगों ने, इन दोनों देशों में पूरे विश्व का जो जीडीपी था उसका 30 से 40% भारत में और 30 से 40% चीन में, और बाकी सारे विश्व का जो शेष 20-25% बचता है उतना शेयर था। प्रमाणित किया उन्होंने। 18वीं शताब्दी आते आते भारत का शेयर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% रह गया, 25%। चीन का फिर भी 30% था और अमेरिका और इंग्लैंड का शेयर 18वीं शताब्दी में केवल 2% था, केवल 2%। 18वीं शताब्दी में 25%, जब तक अंग्रेज गए 1947 में भारत का शेयर बचा केवल 2%, ओनली 2%। 1991 में जब देश के ऊपर संकट आया, हमको स्वर्ण भंडार गिरवी रखने पड़े, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब भारत का विश्व के अंदर जो हिस्सेदारी थी वो 0.4% बची, आधे प्रतिशत से कम। 1980 के आसपास 25%, 1947 2%, 1991 में 0.4%, आज हम दोबारा 2% के आसपास पहुंचे हैं। आप देखिए जरा, जितने लोग विश्व से आए, मार्को पोलो आया, अल्ब्रूनी आया, उन्होंने अपने जो यात्रा के वृत्तांत छोड़े हैं उसमें बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। हम लोग वो लिखते हैं, ये मुर्शिदाबाद जैसे शहर के बारे में लिखा कि इंग्लैंड और अमेरिका का इतना भव्य नहीं है जितना भव्य मुर्शिदाबाद है, ये 18वीं शताब्दी में लिखा। और जिस तरह से लोग यहाँ पे दूध, दही और अच्छी अच्छी खाने की चीजों का उपयोग करते हैं, कॉटन पहनते हैं, रेशम पहनते हैं, इंग्लैंड के और फ्रांस के अंदर रईस लोग भी नहीं पहनते। भारत सच में सोने की चिड़िया था। भारत को जो सोने की चिड़िया का खिताब मिला वो वैसे नहीं मिला, हम डिजर्व करते थे। और मित्रों, आज भारत सोने की चिड़िया नहीं, आज भारत सोनिया की चिड़िया बन के रह गया है। भारत सोनिया की चिड़िया बन के रह गया है। अगर आप भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते हैं तो भारत को सोनिया के पंजों से आजाद करिए, उसकी कैद से निकालिए। मैं बोलना तो लंबा चाहता था, पर आयोजकों ने कहा कि कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए रहना चाहिए और मुझे बाद में विमान भी पकड़ना है, इसलिए 7 बजे यहाँ से निकलना भी है। तो मैं एक 2 बातें कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। ये जो सारी समस्याएं आई, कहा यस सर ये रात है, दोस्तों ये आज सवेरे की बात है, दोस्तों ये आज सवेरे की बात है। क्या हो रहा है? इस तरह से क्या देश चलते हैं? देखिए आपके सामने ये 2 लोग हैं जो देश चलाते हैं। सोनिया जी ने कभी इंडिपेंडेंटली एक प्राइमरी स्कूल नहीं चलाया। उनका जो लास्ट प्रोफेशनल अनुभव था, हर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाज वर्किंग एज इन ए रेस्टोरेंट इन कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, पर वो टाउन का भी नाम है। और जैसे नागपुर के अंदर भी कहीं ना कहीं लिखा होंगे, बोर्ड लगे होंगे
3 महीने में अंग्रेजी सीखे, 6 महीने में अंग्रेजी सीखे, 3 हफ्ते में अंग्रेजी सीखे, ऐसे है ना नागपुर में कि नहीं है ना? वैसे हमारे एक मित्र ने देखा कि जहां लिखा था कि 24 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखे और मोटी फीस थी, इंग्लिश बोलना सीखे, तो उन्होंने मोटी फीस जमा कराई, क्लास अटेंड की। अरे कहाँ इंग्लिश बोलना तो आया नहीं। तो उन्होंने जब मास्टर साहब से उनसे कहा, मास्टर साहब आपने इतनी बड़ी फीस ले ली मेरे से, मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो मास्टर साहब ने कहा बोलो इंग्लिश। वो कहता इंग्लिश, कहता बोलना तो आ गया। तो इसी तरह के एक स्कूल में सोनिया जी वहां अंग्रेजी पढ़ती थी, क्योंकि बड़े साधारण परिवार से थी, तो शिक्षा के लिए, उसको वित्त पोषण करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। और वहीं उनकी श्री राजीव गांधी से मुलाकात हुई और 1968 में दिल्ली में शादी हुई। रेस्टोरेंट के अनुभव से आप देश नहीं चला सकते, बीच में कुछ और अनुभव भी होना चाहिए था। परंतु और 16 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता भी नहीं ली। उनकी शादी हुई 1968 में और 1984 में उन्होंने भारत की नागरिकता ली। और कोई कह सकता है साहब उनको ध्यान नहीं रहा होगा, हर 5 साल बाद उनको लिख के देना पड़ता था कि मेरा वीजा समाप्त हो गया, मुझे 5 साल के लिए और दिया जाए। 1984 में के लिए, और उन्होंने 1968 में लिया, फिर 73 में लिया, फिर 78 में लिया और फिर 1983 में लिया। 1980 में संजय की डेथ हो गई। इंदिरा जी उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। राजीव जी को विकल्प के रूप में पकड़ा। राजीव जी को मंत्रिमंडल में लेना चाहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी विदेशी थी, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए सोनिया जी ने 1984 में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। यह तो उनकी भारत के प्रति प्रेम की कहानी है। मित्रों, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर है, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। पॉवर्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। पॉवर्टी का सीधा ताल्लुक है भूख के साथ, और भूख दिमाग में बाद में लगती है, पहले पेट में लगती है। और ये वक्तव्य वही दे सकता है जिसने कभी भूख ना देखी हो और जो कभी भूखे से ना मिला हो। एक टाइम का जरा खाना छोड़ के देखिए और फिर बताइए कि इज पॉवर्टी ए स्टेट ऑफ योर स्टमक और इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। और हमारे यहाँ तो बड़े ध्यान से कहा गया है, ना कुछ देखा ध्यान ज्ञान में, ना कुछ देखा ध्यान ज्ञान में, ना कुछ देखा पोथी में, ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। हमारे यहाँ तो मानते हैं कि दिमाग की बात छोड़िए, भगवान का नाम भी भूखा आदमी ले नहीं सकता। अगर आप भगवान की बात करेंगे तो उसको चावल की प्लेट या चपाती या रोटी के अंदर भगवान नजर आता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं भारत प्रगति करे, भारत आगे चले, तो आपके सामने अवसर आने वाला है। जिस दिन मतदान हो, आप मतदान के लिए जरूर चाहिए। इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानिए। केवल चर्चा करना, कुछ ठीक नहीं चल रहा, इट्स ए हॉरिबल सिचुएशन, वी मस्ट गेट आउट ऑफ इट, इस भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। और कभी मेरे जैसा आदमी जहाज या एयरपोर्ट पे नजर आ जाए तो उसको बताना कि बीजेपी को क्या करना चाहिए या नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए या भारत को क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि चुनाव वाले दिन आप मतदान पे जाएं और सबसे पहले खुद मतदान करें, और उसके बाद जितने आपके मित्र हैं, परिचित हैं,
परिवार के लोग हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें और उनको ईवीएम मशीन के पास ले जाएं और जिससे वो कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में ला सकते हो। और ईवीएम का अर्थ है एवरी वोट फॉर मोदी। ईवीएम का अर्थ है, अरे पीछे वालों को समझ में नहीं आया ईवीएम का अर्थ क्या होता है? ईवीएम का क्या अर्थ है? आवाज में थोड़ा जान होनी चाहिए। ईवीएम का क्या अर्थ है? और यही आज के शाम का मेरा आप लोगों को संदेश है। जय भारत, भारत माता की जय। आज हमारे बीच भाजपा के गुड गवर्नेंस सेल के राष्ट्रीय सह संयोजिका शिखाजी त्यागी भी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप व्यासपीठ पर आए और अभियान बाराहाते से विनती करता हूं कि आप शिखाजी का स्वागत करें। जी, इसके पश्चात मैं सारे सूत्र देवेंद्र भाई पारेख को देता हूं। बलबीर जी के पास हमारे बीच अपना अनुभव रखने के लिए इतना कुछ है। बलबीर जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं, हम लोग जब वहां बैठे थे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आपको जो आवाज आ रही है हमको वहां नहीं आ रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बलबीर जी ने आज जो व्यथा भारतवासियों की हम लोगों के बीच रखी है, अपने अनुभव हम लोगों के बीच रखा है। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, समय नजदीक आ रहा है, उसमें हमें मदद करेगा। मुझे गालिब की 2 लाइन याद आ रही है कि हम लोगों की क्या स्थिति है, भारतवासियों की क्या स्थिति है। एक खता हम उम्र भर करते रहे, एक खता, एक गलती हम उम्र भर करते रहे। धूल थी चेहरे पर लेकिन आईना साफ करते रहे। तो हमारे देश की नीतियों में ही गलती थी, वो हमें नजर नहीं आई, लेकिन हम दूसरों पर इल्जाम देते रहे। आज कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों से प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं और बलबीर जी से हम प्रश्नों का जवाब जानना चाहेंगे। और मैं आपके पहले आपका नाम लूंगा, आप थोड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आपका इंट्रोडक्शन होने के बाद मैं प्रश्न आपके बिहाफ पर पढ़ूंगा और बलबीर जी जवाब देंगे। बलबीर जी, आप यहीं से बोलेंगे, है ना? ठीक। विनय जी ने प्रश्न भेजा है। विनय, हाँ विनय, अरे वाह। विनय नव युवक हैं और नव भारत के प्रतीक हैं। तो आपका प्रश्न यह है कि बलबीर जी, प्रश्न यह है, भारत को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करना आवश्यक है? माइक जी। विनय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। वास्तव में बहुत सारी इस देश की समस्याओं की जड़ में हमारी शिक्षा व्यवस्था ही है। अगर राहुल गांधी जी की भी शिक्षा ठीक से हुई होती तो कभी ये नहीं कहते कि पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, या ये नहीं कहते कि भारत तो 3000 साल तक बहुत गरीब और निर्धन देश था। हमारी शिक्षा पद्धति में 3 मुख्य परिवर्तन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। पहला तो ये है कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना है और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। भारत में आज नौकरी मांगने वालों की संख्या बहुत बड़ी है
पर काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। लोगों को नौकरी चाहिए, काम नहीं चाहिए। और मैं चूंकि सार्वजनिक जीवन में हूं, तो अक्सर सवेरे लोग आए होते हैं, पूछते हैं कि साहब हमको काम चाहिए, नौकरी दिलवाइए हमको। जब मैं उनको पूछता हूं कि आप क्या काम करेंगे, तो कहते हैं कि आप जो कहेंगे। फिर प्रश्न होता है कि भाई आप खाना बनाना जानते हैं? नहीं साहब, दाल चावल के अलावा कभी कुछ बनाया नहीं। आप बगीचे का काम कर सकते हैं? नहीं साहब, माली का काम नहीं आता हमको। आप प्लम्बिंग का, बिजली का कोई काम जानते हैं? नहीं साहब, इसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। आप ड्राइवरी जानते हैं क्या? ड्राइवर का काम कर सकते हैं? नहीं साहब, गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाया। तो भाई क्या कर सकते हो? साहब आप जो कहोगे, आप जो कहोगे। तो भारत की समस्या इस समय अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ इंडियंस हु बिकॉज ऑफ द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम इज अनएम्प्लॉयबल। अभी जैसे उनकी शिक्षा है, उनको आप काम नहीं दे सकते, नौकरी दे सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये। दूसरा, हमारे जो फैमिली वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो सदियों से हमारी परंपराओं में है, वो हमको एक बेहतर इंसान बनने के लिए, अच्छा मानव बनने के लिए रास्ता दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो उन जीवन मूल्यों को अपनी शिक्षा में पुनः स्थापित करना, ये एक दूसरा काम होगा। तो ये अगर सुधार हो जाए तो देश में बाकी सुधार भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा। और अब हमारे बीच शुभम मानेकर मौजूद है। शुभम मानेकर, शुभम ये सर, सब यंगस्टर लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे बीच में। हाँ जी, सब यंगस्टर लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत उत्साह है इनमें। और इनने पूछा है कि अगर एनडीए की सरकार बनकर आती है, एनडीए की सरकार अगर बन के आती है, तो क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? यही प्रश्न है आपका सर। ऐसा है, क्या नाम बताया था? शुभम। शुभम जी, मुझे आपके अगर शब्द पे थोड़ी सी आपत्ति है। अगर ये प्रश्न में से निकाल लें तो कोई बात नहीं, तो आएगी। अच्छा, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो अगले 1-2 दिन में रिलीज होगा, उसमें जो जो वायदे किए जाएंगे सारे पूरे किए जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म की बात हुई तो हम रिफॉर्म करेंगे। और पुलिस रिफॉर्म, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने हैं तो पुलिस रिफॉर्म की है। और एनडीए के साथियों के साथ जो कार्यक्रम बनेगा, अगर उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड रहता है तो उस पर काम होगा, पर अगर वो नहीं रहता है तो अभी फिलहाल उस पर काम नहीं होगा। ओके। और आखिरी सवाल, पुलिस रिफॉर्म्स, वो कह दिया मैंने। ठीक सर, एक बड़ा मार्मिक प्रश्न है। किसका? ये आखिरी प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, बड़ा मार्मिक है। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, क्योंकि विदर्भ का दर्द जो है इस प्रश्न के माध्यम से आपके बीच हम रखना चाहते हैं। विदर्भ ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो दर्द है। भारत हा कृषि प्रधान देश आहे। मैं थोड़ा हिंदी में रूपांतर कर देता हूँ। भारत ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश में शेतकरियों को आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञात कर दूं, विदर्भ के अंदर पिछले 10 वर्षों में 30,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। ये अपने आप में बहुत ही मार्मिक और दुखद विषय है। हुआ क्या है कि कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में लगातार कम होता गया है और अभी तो 20% से भी कम है। पर देश की 60-65% जनता जो है वो जीविका के लिए कृषि के ऊपर ही निर्भर है। What I am saying is that more than 60% people of this country who live in villages, who call themselves farmers, their share in the national cake is less than 20%. जब इतना skewed इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा
इतना असंतुलित आय का वितरण होगा तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या को, बड़े भाग को जो उनका हिस्सेदारी है वो पूरा नहीं मिलता है। और देश के इस भाग में कृषि का जो विकास दर होनी चाहिए वो भी उतनी बड़ी नहीं, और स्वाभाविक रूप से कोई अपनी जान लेना नहीं चाहता। अपनी आत्महत्या करना बहुत कठिन प्रश्न होता है, बहुत कड़ा निर्णय होता है, और जब तक आदमी मजबूर नहीं होता, बिल्कुल जब उसके सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो इस रास्ते को पकड़ता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, और मैं आपको आश्वासन देता हूं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी। हम स्थिति को बदलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी किसान को आत्महत्या न करनी पड़े। लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, अब आखिरी प्रश्न है। सागर हमारे बीच मौजूद है। सागर का प्रश्न है। सर, इनका प्रश्न यह है कि थोड़ा ये पार्टी के विचारधारा से संबंधित है, बीजेपी की विचारधारा से संबंधित प्रश्न है ये कि डेवलपमेंट का मुद्दा आगे करने से हिंदुत्व विषय कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा? मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस तरह का प्रश्न और संदेह होता क्यों है। मित्रों, हिंदुत्व और भारत की प्रगति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब भारत से एनडीए सरकार ने पोखरण 2 करने का निर्णय किया वो हिंदुत्व था। जब हमने इन्फ्लेशन रेट को 3% से कम लेके आए वो हिंदुत्व था। जब हमने अपने ग्रोथ रेट को 8.4% रखा वो हिंदुत्व था। जब हमने कारगिल में से पाकिस्तान को मार भगाया वो हिंदुत्व था। हिंदुत्व तभी होगा जब देश में विकास होगा। विकास और हिंदुत्व को अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग राहुल गांधी वाले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में विश्वास नहीं करते। हम एक 8 और 10% पर ईयर वाले विकास दर वाले भारत में विश्वास रखते हैं, और हमारे लिए वही हिंदुत्व है। बलबीर जी एक प्रश्न है। बलबीर जी एक प्रश्न है। नाही, त्यांना एक देऊन द्या, एक पटकन। एक मलाही विचारायचं। नहीं वेळ नाही है, प्लीज। एक छोटा सा प्रश्न है। बलबीर जी, मेरा प्रश्न 2 नीतियों के ऊपर है। मेरा नाम पीयूष मड़के है। बलबीर जी, अगर मैं ये अगर शब्द नहीं कहता हूँ, हम लोग तो सत्ता में आएंगे ही, मगर हम सत्ता में आने के बाद किसी भी देश की विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या हम लोग एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे? पहला प्रश्न, एफडीआई हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग लाएंगे क्या? और दूसरा प्रश्न है, जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसको कॉल ऑफ करके जो हमारा छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जितना इफेक्टिव पीडीएस दिया हुआ है वही सिस्टम हम लोग पूरे देश में लागू करेंगे क्या? ये मेरे 2 प्रश्न हैं। पांडे जी, ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। विदाउट, जैसे हमारा अगर स्केलेटन नहीं हो तो शरीर गिर जाएगा, उसी तरह से अगर इफ देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर द कंट्री विल जस्ट कोलैप्स। एंड वन ऑफ द सिंस व्हिच द यूपीए 2 हैज कमिटेड इज कंप्लीटली इग्नोर द upliftment of the infrastructure in this country. So the NDA government will lay special emphasis, as we laid in our previous term, on infrastructure. और दूसरा प्रश्न था इनका सर, food security we will definitely study it, because what this government has done is कि आपको बिल तो बहुत सारे दे दिए और एक्ट भी बहुत सारे दे दिए, पर एक्शन कहीं कुछ नहीं है। तो अब एक्ट और बिल की जरूरत नहीं है, अब एक्ट की जगह एक्शन की जरूरत है। एनडीए की सरकार एक्शन करेगी। सर धन्यवाद बलबीर जी। हम रुकते हैं क्योंकि बलबीर जी का नहीं 8 ये होने के बाद पर्सनली भी हम मिल सकते हैं। मैं आभार प्रदर्शन के लिए राहुल मेंढे को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हम ले लेंगे। आप सर, बलविंदर सिंह जी, मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूँ। मेरा नाम दत्तू पैटनकर है और मैं 30 साल से भाजपा से जुड़ा हूँ। प्रश्न मेरा यह है कि एनडीए सरकार सत्ता में आने के बाद विदर्भ का मुद्दा जो है
वो अलग होंगे क्या, बस इतना है। आप लेंगे क्या? और राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है पीछे रहा, वो भी मुद्दा लेंगे क्या? बस ये दो मुद्दे हैं मेरे वाले। प्रश्न ऐसा है कि मुद्दा जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों में विश्वास करती है। हम जब सत्ता में थे, बिना किसी खून खराबे के शांति के साथ हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से 3 नए राज्यों का निर्माण किया था। झारखंड का किया था, उत्तराखंड का किया था और छत्तीसगढ़ का किया था। कांग्रेस को ले दे के तेलंगाना के मामले में निर्णय करने में पूरे 10 साल लगाए, खूब खून खराबा कराया और बिल्कुल अंत में जाके निर्णय किया। विदर्भ के लोग इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि विदर्भ में वातावरण बनेगा, महाराष्ट्र की असेंबली से रेजोल्यूशन पास होगा तो विदर्भ भी बनेगा। जी लास्ट राम जन्मभूमि का मुद्दा कुछ पीछे, राम मंदिर का मुद्दा पीछे तो नहीं रह जाएगा? राम मंदिर का मुद्दा तो जो आप आगे रखेंगे वही आगे रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आभार प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रगीत होगा, हम सब रुकेंगे। उसके पश्चात पत्रकार बंधुओं से विनती है कि पत्रकार बंधु सब ऊपर स्टेज पे आएंगे। आज के परिसंवाद के प्रमुख वक्ता माननीय श्री बलबीर जी पुंज, राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हम आभारी है। साथ ही सारंग जी गडकरी, आरपी सिंह जी, रमेश भाऊ गिरडे, श्री रमेश जी पारेख, आमदार नागो गानर सर, प्रभुजी देशपांडे, कर्नल देशपांडे, शिकानी त्यागी, विश्वाजी पाठक, विनयजी सालोडकर, लक्ष्मणराव जोशी, सभी पत्रकार बंधु, जवाहर विद्यार्थी गृह के सभी पदाधिकारी तथा उपस्थित सभी महानुभावों के हम आभार मानते हैं। धन्यवाद। एक साथ राष्ट्र हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सभी पत्रकार बंधुओं से विनती है कि